अच्छा जी, what is the criteria for a license? Anybody who would want to act as a consultant? So what are the main criteria? So one is that obviously आपका जो MOA है या AOA है, it should allow you to act as one. It should allow you to do advisory transactions. It meets the regulatory requirement under the law governing its principal activities. It has employed at least one person at senior level who has at least 5 years experience in the area of corporate finance. So essentially, जो जिसको license देगा ना, वो the SECP will look at all these things. अगर उसकी टीम में भी देखिएगा, टीम में कौन है, कौन हेड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटी कौन हेड कर रहा है, who will be primarily looking at all these transactions जो कि इस लाइसेंस की बेसिस पे वो लोग करने जा रहे हैं. अच्छा, in case the company chief executive or executive director meets above experience, it would be assumed to have complied with this eligibility requirement. सही है? इसमें बैंकर टू द इशू का एक रोल होता है. बैंकर टू द इशू कौन होता है? जब लिस्टिंग होती है ना, तो लिस्टिंग के केस में हमें बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है जहां पे पैसे आपके लोगों के पैसे जमा हो सके. Hence it is called banker to the issue. वो कौन होता है? It has to be a scheduled bank A. इसकी जो है, it has पैन पाकिस्तान ब्रांचेस होनी चाहिए. पैन पाकिस्तान का मतलब ये है कि in all the notable cities it should be rated by credit rating agency and it has to be licensed by the commission. It has to have the ability to block the money bid subscription irrespective of the amount, unblock the refund, whatever. तो obviously ये तो part and parcel है. ये तो हम इसको instructions भी देते हैं कि हमारी परमिशन के बगैर कोई पैसा रिलीज नहीं करना. तो अब जैसे मैंने पाक एग्रो में पहले मैंने उसको अपना लेटर दिया, तो तब उसकी और PSX का NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसकी बेसिस पे पैसा रिलीज किया बैंकर ने टू द क्लाइंट. क्योंकि देखिए ये पैसा पब्लिक का है, तो we have to ensure that there are safeguards built into its withdrawal. तो वो इस तरह के safeguards है. Consultant to the issue क्या है? Consultant to the issue basically he is basically a financial advisor who is advising the client to be listed at the main boards. ये terminology main boards की terminology है, ये उसमें फॉलो नहीं करते, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर का ही रोल आता है जेम बोर्ड पे. अब इसका वो क्या कहता है? It has to be a regular broker, it has to be scheduled bank, a developed DFI or it's a बहुत छोटा लिखा हुआ है. एनीवे इसको पढ़ते हैं इसको एक बहुत ही छोटा है सर, पढ़ा ही नहीं जा रहा है. अच्छा देखिए, वो कह रहा है कि कंसल्टेंट टू इशू क्या है. एक सेकंड. अच्छा जी, who can act as a CTI, a licensed security broker? जो है वो जेम मार्केट
नेट की वजह से जो है वो फोरम साहब डिस्कनेक्ट हो गए। सर माइक म्यूट है आपका। खुरम साहब माइक म्यूट हुआ हुआ। जी आपको आइडिया है अंडरराइटर क्या होता है? जी अंडरराइटर जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसको अंडरराइट करते हैं। जो भी आईपीओ आता है उसका जो अनसब्सक्राइब जो पोर्शन होता है उसको अंडरराइट करने के लिए अंडरराइटर्स को इंगेज किया जाता है। और अंडरराइटर जो है शेड्यूल्ड बैंक हो सकते हैं, डीएफआईज हो सकते हैं, और उसके अलावा लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज एंड ब्रोकरेज हाउस ये हो सकते हैं जो एलिजिबल हैं टू बिकम द अंडरराइटर। बिल्कुल सही है समी साहब। सो एसेंशियली फॉर द लार्जर ऑडियंस, सो हम होता ये है कि अगर जब आप ट्रांजैक्शन को आगे लेके जाते हैं तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज टू बी अंडररिटन, इट इज बाय लॉ। अब जैसे राइट होता है, राइट के केस के अंदर स्पॉन्सर का पोर्शन हटा के अदर देन स्पॉन्सर पोर्शन इट हैज टू बी अंडररिटन। अंडररिटन में आपको बताया कौन कौन अंडरराइट कर सकते हैं, अभी समी साहब ने बताया देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस हु कैन अंडरराइट। इसका लाइसेंस होता है, इसका लाइसेंस एससीसीपी देता है, इसकी रेटिंग होती है हर साल जो कि पैकरा और जेसीआर करते हैं। तो ये बेसिकली होता ये कॉन्सेप्ट के अस्यूमिंग कि अगर खुदा ने अगर पब्लिक तो पैसा डाल देती है, अस्यूमिंग पूरा पैसा नहीं आया तो जितना पैसा शॉर्टफॉल है तो वो अंडरराइटर डालेगा ताकि ट्रांजैक्शन पूरी क्लोज हो जाए। To ensure the financial close of the transaction, this entire process of underwriting takes place. और वो अंडरराइटर रेगुलेशन है जिसके तहत ये सारा प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। There is absolutely a section in the regulation which deals with underwriting. It has to be a scheduled bank, a DFI, mutual fund compliant with non-banking FI or licensed security broker. Credit rating जो होती है, it should not be less than A minus long term or A2 short term.
provided a trading and self-clearing category security with a minimum broker rating has been specified by the commission, whatever. So, subject to the condition amount to be undertaken. Subject to the condition amount to be undertaken shall not exceed 3 times the net worth of खुर्रम साहब आपकी आवाज बीच में से खत्म हो गई बिल्कुल। There are limits defined in the regulation. अगर कोई रिस्क बहुत बड़ा है तो वो आगे सीड कर देती हैं। तो जितना मैं ऑथराइज्ड हूं वो भी अपना बड़ा है तो वो मैं उतना और पार्टिसिपेंट में मैं ये बांट देता हूँ शेयर, ये अंडरराइटिंग। जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा जी, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्सर के लिए, प्रोमोटर के लिए, सीईओ के लिए या कंसल्टेंट टू द इशू के लिए, एंड डायरेक्टर्स और द कंसल्टेंट टू द इशू? वो क्या है फिट, देखिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जनरली सारी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए फॉलो होता है। तो फिटनेस एंड प्रॉपर प्रोप्राइटी ऑफ एनी पर्सन शैल बी असेस्ड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग इंटीग्रिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन। देखिए इंपॉर्टेंट ये है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, पेप। A PEP cannot act as one of the sponsors or promoters or CEO क्योंकि जनरली ट्रैक रिकॉर्ड ये डिफिकल्ट होता है इसको उसके ऊपर पैसे रेस करना इनके नाम के ऊपर, क्योंकि जारी बात है वो इस ऐसी फील्ड से आ रहे हैं जो कि बड़ी ओपन एंडेड फील्ड है। आपको गूगल पे 10,000 चीजें उनके फेवर में उनके खिलाफ मिल जाती हैं। तो जनरली जो है एक लोग बोलते हैं, जैसे इवन लोग अपना प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो वो कहते हैं कि आप लॉयर को ना दें और आप इसको ना दें, मीडिया पर्सन को ना दें। तो ये जनरली हम भी अवॉइड करते हैं कि ऐसा मैंडेट जिसके अंदर अगर पेप इन्वॉल्व है तो वी जनरली अवॉइड आल्सो बिकॉज वी नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज और theoretically speaking you can raise but practically it is very difficult. फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ सच स्लाइड्स अगर आपने शेयर की हुई है तो हमारे पास नहीं आ रही, वो काइंडली स्क्रीन शेयर कर दीजिए अगर आपने शेयर किया बस। एक सेकंड जी, बिल्कुल शेयर किया हुआ मैंने, एक सेकंड ओके। डिस्प्ले नहीं हो रही है सर। अब हो गई? हाँ अब हुई है, यस। तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया हम कर रहे हैं स्पॉन्सर का, प्रोमोटर का, जो सीईओ है और डायरेक्टर्स ऑफ द कंसल्टेंट टू द इशू। अच्छा मैंने इंटेग्रिटी वाला पार्ट आपसे डिस्कस कर लिया। Obviously the person has to have a certain level of integrity, people should know him with a good repute, उस पर कोई ज्यादा सवाल ये निशान ना उठा सके। फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए, मतलब इट इज जनरली प्रूफ थ्रू सम फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या MBA है, व्हाटएवर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, ये भी जनरली एकेडमिक के थ्रू देखी जाती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है उस पर्सन का विद द बिजनेस टू। अब अस्यूमिंग मैं अपने बोर्ड के ऊपर ऐसा बंदा कभी भी नहीं लाऊंगा जो मुझे पता है कि वो हमारे राज लेकर अपना कोई सेटअप कर लेगा। तो आई नीड टू इंश्योर दैट whoever is on my board who is going to be privy to all such information and the very sensitive information, I should do my diligence in terms of whether ये ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा जो है कुछ अरसे बाद अपना ही सेटअप कर रहा होगा, मेरे से काम सीख के कुछ अरसे बाद अपना ही सेटअप रन कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें हमें रन करनी पड़ती हैं पहले, जस्ट टू इंश्योर दैट देयर इज अ proper provided that 1C and D should not be considered while assessing the fitness of proprietary criteria.
लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को पैसे वैसे दिए हुए, पढ़ाई शढ़ाई नहीं की भी खास। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जो कि शायद मैट्रिक पास होंगे और लेकिन while we were doing substantial, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, लोग करेंगे कि यार यू आर कंप्लायंट, लेकिन बीच में आपके इंटरनल कंप्लायंस को इंश्योर करना, नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रही या कहीं ब्रीच तो नहीं हो रहा। तो वो चीजें सारी देखनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, डिटर्मिनिंग द इंटेग्रिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड, a person shall not be considered fit and proper if he has been convicted। अब कोई किसी बंदी की FIR कटी हुई है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फॉर दैट मैटर उसके अगेंस्ट कोई सीरियस ऑफेंस है, उसने कंडक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। has been involved in the mismanagement of funds, अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो he will not be entrusted with that position। has been subject to adverse finding after conducting an inquiry। इसके अलावा अगर कोई adverse finding भी उसके खिलाफ अगर है तो वो भी तब भी it will raise eyebrows। So it is better that person should not be appointed given any position of responsibility। have been actively involved in the management of company or firm whose registration has been cancelled। अच्छा जी, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारी अभी रियल लाइफ सिचुएशन है हमारे पास भी, उसमें हो ये रहा है कि हम एक कंपनी लिस्टिंग में लेके गए, उसके बोर्ड पे उसके जो बोर्ड मेंबर हैं उसमें इनका क्राइटेरिया ये कहता है कि कोई भी बोर्ड मेंबर अगर किसी और कंपनी का बोर्ड मेंबर था या है जो डिफॉल्टर काउंटर पे गई है तो वो कंपनी लिस्टिंग में नहीं जा सकती। तो इस केस में ये लॉ बहुत सख्त है। तो हमने अभी लेटली देखा है, विदाउट नेमिंग द ट्रांजैक्शंस, वी हैव सीन केसेस जहां पे इस तरह की कंपनीज थी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनकी डायरेक्टरशिप और कंपनियों में भी है जो कि डिफॉल्टर काउंटर पे जा चुकी है, तो उन्होंने PSX ने उस चीज को रोका फिर। अब लेकिन उसमें हो ये रहा है कि PSX का मेन बोर्ड का जो लॉ है वो तो पुरानी पास्ट डायरेक्टरशिप भी देखता है। ये जैम बोर्ड वाला है वो कहता है अगर अभी किसी कंपनी का बोर्ड पे है और जो डिफॉल्टर काउंटर पे, तब वो उसमें लागू होगा, वो जैम बोर्ड पे भी नहीं जा सकता। अगर लेकिन वो पुराना टाइम पे था और अब वो बोर्ड मेंबर नहीं है ऐसी कंपनी का, फिर आप जैम बोर्ड पे लेके जा सकते हैं। PSX के केस में अगर आप बोर्ड मेंबर है जो कि डिफॉल्टर काउंटर पर है तो वो नहीं जा सकता लेकर उसको, और कंपनी विल हैव टू आइदर चेंज द बोर्ड मेंबर और आस्क देम टू रिजाइन एंड अपॉइंट अ न्यू मेंबर, और उसकी क्रेडेंशियल्स की बेसिस पे आप उसको लेके जाएंगे। कोई सवाल इसके ऊपर? अगर डिफॉल्ट काउंटर में है, अगर वो जो जिस रीजन से वो डिफॉल्ट काउंटर में गया है, अगर वो रीजन रेक्टिफाई हो जाए, नॉर्मल उस पे आ जाए, तो फिर तो कोई इशू नहीं। खुरम साहब सर, इसके केस के अंदर डिफॉल्टर काउंटर पे बेशक वो रिस्टोर हो जाए, सर पे उसके अंदर वो जीरो टॉलरेंस है, उसमें वो अलाउ ही नहीं करता। वो कहता है कि अगर आप उस वक्त थे बोर्ड मेंबर जब वो कंपनी डिफॉल्टर काउंटर पे गई है, बेशक वो डिफॉल्टर काउंटर से बाहर आ गई हो आप, और आप बेशक उससे रिजाइन भी कर गए हो बोर्ड से, लेकिन यू वर प्रेजेंट एट दैट टाइम व्हेन दिस डिफॉल्ट हैपेंड, तो इसमें आपको यू कैन नॉट टेक दैट कंपनी फॉर लिस्टिंग। अच्छा, ठीक, थोड़ा सा सख्ती है सर, ये थोड़ा सा भी शायद PSX वाले रिव्यू भी कर रहे हैं, बिकॉज हमारे
केस में भी जो है हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा सख्त इंटरप्रिटेशन है। जेम बोर्ड पे थोड़ा सा इन्होंने लैक्स किया हुआ है इसको, तो हेंस जेम बोर्ड में हमने देखा एक कंपनी जो थी वो शायद PSX में क्वालिफाई मेन बोर्ड पे नहीं करी थी, लेकिन जेम बोर्ड के लिए क्वालिफाई कर गई बिकॉज ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन। Khurram Saab, I have a question as well. What happens that after the listing, if there are if there are allegations of either criminal or civil in nature against one of the board members or directors, but what happens if those allegations are leveled, or if that conviction happens after the listing is done? I'm only asking this because of a recent example that seems to have come up in the news. That's why, where somebody's then subsequently resigned. So was that resignation for moral reasons, or is that a requirement in order to keep the company listed? देखिए, जब आप लिस्टिंग पे लेके जाते हैं ना, as financial advisor, you are expected to disclose each and everything which is material, which you think a sane investor would require in terms of interpreting and perhaps taking that decision of investing in that company. Post listing क्या होता है उस कंपनी के साथ, that is none of your concern, और वो उस वक्त के वो सारे इवेंट्स उस वक्त देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक एग्जाम्पल देखी होगी TRG के केस में। TRG एक जो है स्टॉक है जो कि हमारी काफी सिग्निफिकेंट उसका मार्केट कैप है। उस केस में भी हमने देखा है कि a certain allegation has been leveled against the CEO of that company, and hence you can see the beating the script is taking for the last 3-4 days. I just hope that sanity prevails, but obviously it has repercussions of this sort when such allegations are leveled. So obviously the company को reputational damage होता है, और the top leadership position बिल्कुल change होती है। और मैं आपको वैसे ही बता दूं, I think over the weekend TRG के CEO has also resigned, and I think there is new leadership coming in play. That is correct. अच्छा जी, so ineligible under the act or any other legislation or acting from a director, ये अगर कोई और रेगुलेशन इसके उसमें अगर वो वहां पे भी कंप्लाइंट नहीं है तब भी वो एक्ट नहीं कर सकता। has entered into a plea bargain arrangement with NAP के पास तो अगर आप गुजर गए तो तब तो आप बिल्कुल कैपिटल मार्केट दूर दूर भाग जाए। बहुत मुश्किल है कोई पैसे आपके साथ कोई डालेगा, क्योंकि obviously people are somebody who's been there has pretty much tarnished his reputation. In case of promoters or substantial shareholders, does not have the requisite disclosed and verifiable financial. अगर कोई और ऐसा बंदा भी है जिसके जो है जिसका कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ उसने वेल्थ कहाँ से एक्वायर करी है। आई एम श्योर आपने बहुत केसेस देखे होंगे जो कि MNST के अंदर इन्होंने पैसे वाइट किए हैं, तो वो भी ससेप्टेबल केसेस होते हैं। हमारे पास भी बहुत इस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, कंपनीज आती हैं जो कि कहती है कि भाई हमने जो है हम कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, तो उनका जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड जब चेक करते हैं तो उन्होंने काफी मर्तबा MNST में पैसे वाइट कराए होते हैं। तो इस तरह की चीजें हम डिस्करेज करते हैं, बिकॉज कैपिटल मार्केट इज बड़ा सेंसिटिव वर्टिकल है, इसमें सिर्फ रेपुटेशन पे पैसे डाले जाते हैं और परफॉर्मेंस पे। दो क्राइटेरियाज हैं इसके अंदर। But Khurram Saab, Amnesty in Pakistan sees widespread participation generally from businessmen that belong to all different walks, you know, because हमारे यहाँ passive investment को भी आपको you know, if for example if you have a property that is worth say 100 million rupees, when you go to sell it, it's very difficult to find a buyer that can help you liquidate your asset at the official 100 million rupees. So, you know, Amnesty sees widespread participation from all walks of life in Pakistan. देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं when I said MNST, I meant somebody in the PEP category. और जैसे मैं हमारे पास बहुत क्लाइंट आए हैं जिनका कोई गवर्नमेंट लेवल रिलेशनशिप्स थे और उन्होंने भी MNST में अवेल किया, तो उस केस में वो बड़ा एक लीथल किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है।
और to your point, amnesty has been very well widely participated by people. तो वो इस पर्टिकुलर रेडार में फॉल नहीं करती। अगर कोई प्राइवेट बंदा है और उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है प्रूफ करने के लिए वेल्थ, हाँ छोटा मोटा पार्शियली उसने कुछ एमनेस्टी के अंदर भी कराया है अपना पैसा वाइट, तो वो चल जाता है। चलें, thank you, that's reassuring to hear for a medium sized enterprise like us. नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है इसमें। In case of promoter, sponsor or substantial does not have the special knowledge of matter which the company has to deal with the consultant as a तो obviously उसमें ये वाला बहुत क्राइटेरिया सब्जेक्टिव है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये डिटरमिन कोई कर नहीं सकता, बट डिफिकल्ट है, लेकिन एनीवेज इट एग्जिस्ट एज वन ऑफ द फैक्टर्स। फाइनेंशियल साउंडनेस कैसे प्रूव होती है? Financial soundness is like when the person has well, such person financial statement or record include wealth statement or income tax are available. अगर देखें अब तो जाहिर बात है, आपको पता है कि अब everybody is required to file tax returns, तो उस केस में अगर कोई आप नॉन टैक्स फाइलर को लेकर आ रहे हैं अपने बोर्ड पे, तो ऑब्वियसली आप यू आर अट्रैक्टिंग a lot of criticism. Whether the person has been declared by the court of competent jurisdiction as defaulter in the repayment of loan, अब उसकी ECIB क्लियर होनी चाहिए, ये तो बहुत मस्ट है। ECIB has to be clear, otherwise आपकी कंपनी जो है लिस्टिंग पे नहीं जा सकती। सारे डायरेक्टर्स की ECIB क्लियर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द स्पॉन्सर्स। Whether any instance of overdue or past payment of financial irrespective of the amount is appearing in the overdue late, तो ये ECIB से देखा जाता है। हमारे पास भी काफी मर्तबा ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर लेवल पे कुछ डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता था, वो डिफॉल्ट पर से ऐसा डिफॉल्ट नहीं था। नॉर्मली लोगों का डिफॉल्ट होता है क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट, वो छोटी मोटी पेनल्टी रह गई, तो होता ये है कि उसके फिर केस में हम पैसे डलवा के उनसे बोलते हैं कि आप उसको क्लियर करवाएं, फिर वहां से बैंक से फिर NOC इशू हो जाती है कि हाँ भाई इसने जो है क्लियर कर दिया, और वो एक क्लीन ECIB दोबारा से इशू करवानी पड़ती है। Amount overdue is under litigation and amount same is appearing as amount under litigation in the, तो अगर आपकी ECIB है उसके अंदर भी कोई अमाउंट आ रही है under litigation, that in itself is also going to attract a lot of criticism, so hence it is avoided. It is considered financial soundness इसी तरह कंसिडर की जाती है। अगर कोई बंदा लिटिगेशन में है और मसला है तो ऑब्वियसली आप डिटरमिन नहीं कर सकते वेदर ये उसके फेवर में डिसाइड होगा या उसके अगेंस्ट डिसाइड होगा। Whether the person has applied to be adjudicated or is insolvent, या कहीं उसने फाइल किया हुआ है फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी। पाकिस्तान में जनरली ये इतना प्रेवेलेंट नहीं है, लेकिन US और डेवलप्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है। उसमें होता ये है कि जाहिर बात है if you file for bankruptcy, a lot of the provisions then kind of are activated, and it saves you from a lot of pain which is being inflicted on you by your creditor. I hope everybody is understanding what I'm kind of going through, because this looks very, very mundane. Yes. Okay. Whether the person is in undischarged insolvent, whether the person has been declared a defaulter by the security. अगर देखिए होता ही है कि पुराने वक्तों का निकाला जाए, कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं कि कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो डिफॉल्ट करके भाग गए हैं, उनके पैसे जो है पहले इतना सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर था इन प्लेस वो इतना ज्यादा रोबस्ट नहीं था, इस तरह जो है सेग्रीगेशन नहीं थी बिटवीन सिक्योरिटीज, और ब्रोकर के पास ही होता था सारा माल। अब CDC आ गया है, बीच में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, NCCPL इन्वॉल्व है, CDC खुद इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप। अ लॉट ऑफ मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े जिनके अकाउंट्स हैं वो नॉर्मली अपने शेयर्स भी इन्वेस्टर अकाउंट में रखते हैं, एक पोजीशन लेने के बाद वो ट्रांसफर करा लेते हैं टू इन्वेस्टर IAS अकाउंट।
क्योंकि देखिए वो इंस्टीट्यूशन है, ब्रोकर कैन ऑलवेज डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ वेरिंग रीजंस। तो होता ही है कि खुदा में अगर ये वाई रिस्क योर सिक्योरिटीज विद द ब्रोकर, तो जनरली होता नहीं है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। या वो कोई पर्सन उसमें डिफॉल्टर था या सीईओ था कंपनी का जो कि पहले डिफॉल्ट कर चुकी है गवर्नमेंट ड्यूटीज पे या टैक्सेस पे। तो ये सारी चीजें देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस। In terms of competence and capability, how do you determine? The director should be individual having management or business experience. I mean, मैंने आपको बताया सीनियर लेवल पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है मिनिमम for him to be considered for this board level position. Director and senior management officer may have experience and knowledge in the field of corporate finance, securities, underwriting, accountancy. जो आप सीईओ लेवल पे पोजीशन आप देख रहे हैं, उसके लिए इसके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का? कॉर्पोरेट फाइनेंस का होना चाहिए, या सिक्योरिटीज का होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स लाइक अंडरराइटिंग, लॉ एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें। CEO should have a minimum experience of 7 years in the senior management, preferably in capital market. तो अगर उसको CTI का लाइसेंस मिल रहा है, तो उसका जो CEO है CTI का, उसके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है कैपिटल मार्केट का। The chief executive should have completed master degrees from a recognized HEC university. The person should be fully conversant with the duties of CEO or whatever is being prescribed by statute, rules, MOA or whatever code of corporate governance. आप लोग को यहाँ तक समझ आया जी? ये क्लियर। अच्छा जी, conflict of interest. The director and the CEO shall not be a director in any company engaged in similar business in Pakistan. So obviously there is just to ensure that there is no conflict apparently. अगर देखें, अगर कोक और पेप्सी का आमद कोई कॉमनैलिटी नहीं होनी चाहिए डायरेक्टरशिप के, क्योंकि जाहिर बात है देयर आर बिजनेस सीक्रेट्स which can only be kept secret assuming there is a proper segregation. अगर दोनों जगह पे डायरेक्टर एक ही बंदा है, तो ऑब्वियसली ये सारी ट्रेड सीक्रेट्स जो है, they will no more be trade secrets at all after certain point in time. ये कुछ नाम दिए हुए हैं कंपनीज के जो के कंसल्टेंट to the issue का, जिनको लाइसेंस इशू हुआ है। You can go through these names separately when you have time.